हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के 26 अगस्त के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं वही एक दिन इतिहास रचती हैं। देखिए, कंफर्ट जोन किसको पसंद नहीं होता है। बहुत लोग को रात में सोना अच्छा लगता है और वो सोते भी हैं, लेकिन जो लोग निरंतर मेहनत करते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं और जहाँ तक वो कोशिश करते हैं कि रात में भी अपने टाइम टेबल को पूरा करके ही सोएं, वैसे लोग निश्चित तौर पर सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं और एक दिन सफलता पाते हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें नींद आती है, वे सो जाते हैं, अगले दिन फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरे ठान लेते हैं कि मुझे आज ही इस टाइम टेबल को ख़त्म करना है, चाहे वो रात में जगें, तो निश्चित तौर पर वो सफल ज़रूर होते हैं। तो अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला ही न्यूज़ है कि गरीबों पर कोरोना की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। ये रिजर्व बैंक ने सालाना रिपोर्ट में जानकारी दी है। और इसमें क्या जानकारी दी गई है, डिटेल से हम न्यूज़ को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरी न्यूज़ है कि 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। और तीसरी न्यूज़ है कि नीलकंठ भानु दुनिया का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बने। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है कि गरीबों पर कोरोना की ज़्यादा मार। कोरोना महामारी ने यूं तो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। एक तरफ रोजगार के अवसर कम हुए हैं तो दूसरी तरफ आवश्यक सामान के दाम बढ़े हैं। इन तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में कोरोना महामारी के दुष्परिणामों की विस्तृत समीक्षा की है। केंद्रीय बैंक ने यह भी माना है कि महामारी के कारण परिस्थितियां किसी ओर जाएंगी, यह अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, खास तौर पर तब जब लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के जो लक्षण मई जून में दिखाई दिए थे वे जुलाई में गायब होते नजर आ रहे हैं। आरबीआई ने हालात को बेहद अप्रत्याशित करार देते हुए केंद्र सरकार व राज्यों के समक्ष उन उपायों की एक फहरिस्त रखी है जो मौजूदा निराशा के माहौल को दूर करने के लिए आवश्यक है। इसमें बड़े पैमाने पर जमीन, श्रम व शासन व्यवस्था में सुधार करने और निजीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। आरबीआई की यह सालाना रिपोर्ट वैसे तो पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की है, लेकिन इस बार इसका फोकस कोरोना के मद्देनजर भावी उम्मीदों और हालात पर केंद्रित रखा गया है। अब सुधार के इसमें मंत्र क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। स्टील पावर स्टील पावर, पोर्ट, रेलवे में केंद्र व राज्यों की तरफ से भारी निवेश हो। उक्त सभी ढांचागत सेक्टर में खाली पड़ी जमीन का निजीकरण हो। सभी बिजली सेक्टर में जीएसटी काउंसिल की तरह निकाय बने। राज्यों से विवाद मुक्त जमीन का डाटा उपलब्ध हो। निजी प्लांट लगे। रेलवे में एफडीआई की अपार संभावनाएं हैं, आजमाने का मौका। कारोबार के लिहाज से माहौल सुधार के लिए बड़े कानूनी सुधार हों। ये कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र बुलाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र चलाने का प्रस्ताव किया है। 18 दिवसीय सत्र के दौरान संसद के दोनों सत्रों में कोरोना वायरस से बचने के लिए काफ़ी सावधानियां बरती जाएंगी। संसद की कार्यवाही बिना किसी छुट्टी के रोजाना चलेंगी। दोनों सदनों की बैठक बारी बारी से होगी। एक सदन की कार्यवाही शुरू की पारी में चलेगी तो दूसरी शाम की पारी में होगी। मार्च महीने में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। अनलॉक 4 में छूट के बाद संसद की बैठक बुलाई जाएगी। दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने के बंदोबस्त को लेकर विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। अब तीसरी न्यूज़ है, नीलकंठ भानु दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बने। लंदन में आयोजित माइंड्स स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नीलकंठ भानु प्रकाश ने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में ख्याति हासिल की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गणित में स्नातक कर रहे 21 वर्षीय भानु
इससे पहले 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। MSO लंदन में आयोजित होने वाली एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस वर्ष मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 15 अगस्त को ऑनलाइन आयोजित हुई, जिसमें 13 देशों के 29 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। तो ये आज के नेशनल न्यूज़ की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो है ट्रंप नहीं जीते तो अमेरिका का होगा बेड़ा गर्क। ये जाहिर सी बात है, उनकी ही पार्टी के वक्ताओं ने बोला होगा। सोमवार से शुरू हुए रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में वक्ताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धार्मिक स्वतंत्रता का रक्षक करार दिया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बने तो अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस दौरान रिपब्लिकन नेताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने बिडेन के चुनाव की तुलना एक डरावनी फिल्म से कर डाली है। वैसे तो ट्रंप औपचारिक रूप से सम्मेलन को बाद में संबोधित करेंगे, लेकिन 4 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन ऐसे कई मौके आए जब वह सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़े। नॉर्थ कैरोलिना में एकत्र रिपब्लिकन डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह धांधली के जरिए ही यह चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि बिडेन। उनका इशारा महामारी के चलते डाक के जरिए मतदान की तरफ था। बता दें कि विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित बताए जाने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार, और दूसरी न्यूज़ है राज्यों पर बढ़ता जा रहा है वित्तीय दबाव। पहली न्यूज़ देखते हैं। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था में महंगाई और मांग के सर्वमान्य सिद्धांतों के तालमेल को बिगाड़ दिया है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में इस ओर इशारा किया गया है। इकोनॉमी में मांग नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने की बात कही गई है। इसके पीछे खाद्य व मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की सप्लाई चेन में रुकावट को सबसे बड़ी वजह बताया गया है। दूसरी वजह वित्तीय बाजार की अनिश्चितता को बताया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी मौद्रिक नीति तय करने वाली समिति को महंगाई को लेकर काफ़ी सतर्क रहना होगा। आरबीआई की इस बात का एक अर्थ यह भी है कि ब्याज दरों में कटौती की बहुत उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। पिछले 2 मौद्रिक नीति समीक्षाओं में एमपीसी ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है। सरकारी डाटा के मुताबिक खुदरा महंगाई की ताज़ा दर 6.93% है। आरबीआई ने इसके 4% यानी 2% नीचे या ऊपर रेंज रहने का लक्ष्य रखा हुआ है। ज़्यादा होने पर केंद्रीय बैंक कर्ज को महंगा करने के उपाय करता है। इससे सीधे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन लेने वाली आबादी प्रभावित होती है। आमतौर पर मांग बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है। आरबीआई ने रिपोर्ट में कई जगह कोविड की वजह से घरेलू मांग कम होने की बात कही है, और इसे बढ़ाए बगैर हालात के सामान्य नहीं होने की भी बात कही है। नेक्स्ट न्यूज़ है राज्यों पर बढ़ता जा रहा है वित्तीय दबाव। कोरोना संक्रमण के कारण राज्यों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पिछली तिमाही में राज्यों को केंद्र से मिलने वाले राजस्व में कमी और कोरोना पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की वजह से 6.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली तिमाही में केंद्र से राज्यों को मिलने वाले राजस्व में अनुमान से 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी रही। राज्यों को स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, एक्साइज, वैट, एसजीएसटी व आवंटित आईजीएसटी जैसे स्रोतों से मिलने वाले राजस्व में पहली तिमाही में 3 लाख करोड़ रुपए की कमी रही। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों ने कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए पहले 3 महीने में 1.7 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए हैं। इस प्रकार राज्यों को राजस्व नुकसान और अतिरिक्त खर्च मिलाकर 6.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दिख रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक में राज्य केंद्र से जीएसटी कलेक्शन में कमी की भरपाई की मांग करेंगे। राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए यह बैठक बुलाई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य राजस्व की भरपाई के लिए केंद्र पर इसलिए भी दबाव बनाएंगे क्योंकि वे विशेष उधारी की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है पड़ोसियों की जमीन हड़पने पर आमादा चीन।
किसी देश की जमीन हथियाना और यह दावा करना कि वह प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रही है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी तिकड़म है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा अभिव्यक्ति की शुद्धता का, यहाँ पर शुद्धता नहीं होगा, क्षुद्रता, अभिव्यक्ति की क्षुद्रता का प्रदर्शन। किताब के जवाब में किताब लिखने की दलील देने वाले अब उसे न छापे जाने को सही ठहराने में लगे हुए हैं। और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा है आतंकी मामलों की सुनवाई। करीब 1.5 साल बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की ओर से 19 आतंकियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पड़ोसियों की जमीन हड़पने पर आमादा चीन। लद्दाख में भारतीय जमीन पर बदनीयती की मंशा से चीन ने जो आक्रामकता दिखाई वह कोई नई बात नहीं है। यह वर्ष 1979 में वियतनाम में घुसपैठ की उसकी नाकाम रणनीति का ही एक विस्तार है। यह रणनीति वास्तव में बिना जंग लड़े ही जमीनी कब्जे पर केंद्रित है। इसी कड़ी में उसने 1988 में जॉन्स रिफ और 1995 में मिस्चीफ रिफ को कब्जाने के साथ ही 2012 में स्कारबोरो शोल पर भी कब्जा कर लिया। 2013 से उसने पड़ोसी देशों की जमीन पर अपने दावे ठोकना तेज किए। उसने गोली दागे बिना ही दक्षिण चीन सागर के भू राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। दक्षिण चीन सागर में चीन का क्षेत्रीय विस्तार मुख्य रूप से विवादित लेकिन खाली पड़े शोल्स और रिफ्स को हथियाने पर केंद्रित रहा। बाद में उसने उन्हें कृत्रिम सैन्य द्वीपों में बदल दिया। इसी कड़ी में पीएलए ने 2017 में हिमालयी क्षेत्र में निर्जन और उजाड़ डोकलाम पठार में घुसपैठ की दुनिया में सबसे छोटे देश में से एक भूटान ने दावा किया कि उसका क्षेत्र है। चूंकि भारत ने भूटान को सुरक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी दी हुई थी, तो इस घुसपैठ को लेकर डोकलाम और दक्षिण पश्चिम कोनों पर भारत और चीन सेना के बीच 10 हफ्तों का लंबा गतिरोध चला। छल कपट और अप्रत्याशित हमले चीनी सैन्य रणनीति का अभिन्न हिस्सा हैं। लद्दाख में उसका दुस्साहस चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत में दिए गए इस बयान से 6 महीने बाद ही देखने को मिला, जिसमें शी ने कहा कि वह भारत और चीन के रिश्तों को एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। शी ने भारत पर तब प्रहार किया जब उसका ध्यान चीन से उपजे कोरोना वायरस से निपटने में दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन को लागू करने में लगा हुआ था। चीन ने लद्दाख के उन इलाकों में घुसपैठ की जो वास्तव में उसकी कृत्रिम रूप से खिंची गई सीमा से भी खासे दूर हैं। इसने शी के नेतृत्व में चीन की जमीन कब्जाने की भूमि को ही रेखांकित किया है। मिसाल के तौर पर इसी साल जुलाई में बीजिंग ने भूटान के पूर्वी हिस्से पर दावा करना शुरू किया, जिसकी सीमा केवल अरुणाचल से मिलती है। इस नए दावे के साथ ही चीन ने अरुणाचल और भूटान के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ दी। चीन के सरकारी मीडिया ने अचानक ही यह भी खोज निकाला कि ताजिकिस्तान के पामीर का पठार ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा है। इससे पहले मई में उसने नेपाली संप्रभुता की प्रतीक और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी दावा ठोका था। पिछले महीने ही चीनी सरकारी जहाज जापान के दक्षिणतम बिंदु आगिनोतोरी द्वीप के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड के सामुद्रिक शोध गतिविधियां करता पाया गया। किसी देश की जमीन हथियाना और दावा करना कि वह प्राचीन काल से चीन का हिस्सा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी तिकड़म है। इसी तिकड़म में उसने गलवान घाटी पर दावा किया। चूंकि चीन 1951 में तिब्बत पर कब्जा करके ही भारत का पड़ोसी बना, इसलिए भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ चीन की सीमा भी लग गई। असल में सी वहां से शुरुआत करना चाहते थे जहां से माओ ने काम अधूरा छोड़ा था। माओ तिब्बत को चीन की हथेली के साथ ही नेपाल, भूटान के अलावा लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल जैसे 3 भारतीय इलाकों को उसकी 5 उंगलियां मानते थे और यह कहते थे कि चीन को उन्हें भी मुक्त कराना है। इस प्रकार देखें तो सी माओ के विस्तारवाद से जुड़े अधूरे एजेंडे को पूरा करने में ही जुटे हैं। जब तक सी को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर दुस्साहस का रणनीतिक लाभ मिलता रहेगा, तब तक वह विस्तारवाद के अपने अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे। हालांकि इस कवायद में वह चीन के अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के बीज भी बो रहे हैं, जिससे चीनी स्वप्न को साकार करने की उनकी मंशा को सिरे चढ़ाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अभिव्यक्ति की शुद्धता का
यहाँ पर क्षुद्रता का प्रदर्शन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा उठाने और किसी फिल्म या किताब के विवादों में घिरे जाने पर यह कहने वाले कि पहले उसे देख लें, पढ़ लें, इन दिनों इसे हर्षित और मुद्रित हो रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक की भारतीय इकाई ब्लूम्सबरी इंडिया ने दिल्ली दंगों पर लिखी गई किताब दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी को प्रकाशित करने से मना कर दिया है। यह प्रकाशन की दुनिया की सबसे अजीब और मुखरतापूर्ण घटना है, क्योंकि ब्लूम्सबरी इंडिया ने दिल्ली दंगों पर केंद्रित जिस किताब को अंतिम समय पर छापने से मना कर दिया है उसकी स्वीकृति दे चुका था, उसे संपादित कर चुका था और उसका अनावरण या आवरण पृष्ठ तैयार करने के साथ ही उसकी कुछ प्रविष्टियां भी छप चुकी थीं। इस प्रकाशन ने अंतिम क्षणों में अपना फैसला इस पिलपिले बहाने की आड़ में बदल दिया है कि उक्त किताब का ऑनलाइन लोकार्पण समारोह उसकी अनुमति के बगैर किया गया। यह मानना सही नहीं होगा कि ब्लूम्सबरी इंडिया ने किसी सनक का शिकार होकर स्वीकृति की हुई किताब को छापने से मना कर दिया है। वास्तव में उसे इसके लिए धमकाया गया कि वह इस किताब से अपना पल्ला झाड़े। यह काम किया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने। स्वाभाविक रूप से ये वे लोग हैं जो वामपंथी, उदारपंथी के तौर पर जाने जाते हैं। पता नहीं ऐसे लोग लिबरल क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वे तो इतने असहिष्णु हैं कि विपरीत मत वालों को एक क्षण के लिए भी सहन करने को तैयार नहीं है। स्कॉटलैंड मूल के इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल बड़े लेखक हैं। उन्होंने मुगल इतिहास पर कई किताबें लिखी हैं। चूंकि वह साहित्य उत्सवों में नजर आने वाले जाने माने चेहरे हैं, इसलिए आम जनता को इसका आभास न था कि वह इतने कट्टर किस्म के असहिष्णु और संकीर्ण होंगे। दुर्भाग्य से उनकी असहिष्णुता और संकीर्णता को उनके ही साथियों ने उजागर कर दिया। अब लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लोग निराधार और हास्यास्पद तर्कों से यह साबित करने पर तुले हैं कि ब्लूम्सबरी ने जो किया वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। कैसे नहीं है, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले कभी यह सुनने में नहीं मिला कि कोई प्रकाशक किसी किताब को प्रकाशन योग्य पाने और उसे छापने की स्वीकृति देने के बाद पीछे हट गया हो। अब यह किताब एक अन्य प्रकाशक छापने जा रहा है। यह किताब की मांग केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। मूर्खतापूर्ण फैसलों के ऐसे ही नतीजे होते हैं। अभी तक यह दलील ही दी जाती थी कि यदि आप किसी किताब से सहमत नहीं हैं तो उसे प्रतिबंध करने के बजाय उसके जवाब में कोई किताब लिख दीजिए। अब ऐसी किताब को प्रकाशित न करने को घोर निर्लज्जता के साथ सही ठहराया जा रहा है। हालांकि ऐसा करने वालों को समझ नहीं आ रहा कि वे किस मुंह से कहें कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हामी हैं, लेकिन कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट है आतंकी मामलों की सुनवाई। पुलवामा हमले में करीब 1.5 साल बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की ओर से 19 आतंकियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र यही बता रहा है कि आतंकी हमले की साजिश कितनी गहरी थी और उसे किस तरह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने आज अंजाम दिया था। आरोप पत्र में देरी का कारण 40 जवानों की जान लेने वाले इस भीषण आतंकी हमले की साजिश की बिखरी कड़ियां जोड़ने हो सकता है, लेकिन अब चेष्टा यह होनी चाहिए कि अदालती प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़े। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा सुनाने से न केवल आतंकी तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ एक सक्षम संस्था के रूप में उभर कर सामने आएंगी। इस एजेंसी की ओर से दाखिल आरोप पत्र के अनुसार पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर अंजाम दिया गया। आरोप पत्र में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर के साथ उसके भाई को भी आरोपित बनाया गया है। यह वही खूंखार आतंकवादी है जो संसद के साथ पठानकोट में भी आतंकी हमले करा चुका है। उसने अपहृत भारतीय विमान के बंधक यात्रियों को रिहा करने के बदले छोड़ना पड़ा था। उस पर पाकिस्तान तो मेहरबान है ही, चीन भी उसकी ढाल बनकर अपनी फजीहत करा चुका है। हालांकि इस खूंखार आतंकी सरगना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन यह केवल कागजी ही है। सच यही है कि पाकिस्तान में वह अपने ही तरह सुरक्षित महसूस और अपने आप को संरक्षित महसूस करता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज।
स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। हॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह तमाम दुश्मन और बड़ी बड़ी बाधाएं ब्रिटेन सीक्रेट सर्विस के जासूस जेम्स बॉन्ड को सफलता हासिल करने से नहीं रोक पाए, उसी तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजों का बारिश के बावजूद इंग्लैंड के 48 साल के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 600 टेस्ट विकेट हासिल करने से रोक पाना असंभव हो गया। एंडरसन ने साउथ कैप्टन टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन बारिश की वजह से 2 सत्र धुलने के चलते लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अजहर अली को स्लिप में कप्तान जो रूट्स के हाथों कैच कराकर टेस्ट क्रिकेट में अपना 600वां शिकार बनाया। इसी के साथ एंडरसन 600 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन ने अजहर अली को आउट कर यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अजहर अली 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऐसा करने वाले ये पहले तेज गेंदबाज हैं। सबसे ज़्यादा विकेट अगर किसी के नाम हैं तो वो हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं। फिर हैं शेन वॉर्न जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं। उसके बाद हैं अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं और उसके बाद एंडरसन जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। तो ये आज का यानी 26 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।